नमस्कार दोस्तों, शर्मा एजुकेशन धीरज शर्मा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक ब्लड रक्त का अध्ययन करेंगे। रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं। रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं। रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। 7.4 दुर्लभ क्षारीय प्रकृति होती है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। यह एक दुर्लभ क्षारीय प्रकृति है। पीएच स्केल पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच स्केल कहते हैं। 7.4 तो दुर्लभ क्षारीय प्रकृति, एक्यूरेट में 7.35 से 7.45 होता है। सामान्य व्यक्ति के शरीर के भार की मात्रा का 7.9% लगभग में 8% रक्त होता है। सामान्य व्यक्ति के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है। मनुष्य में शरीर में जो रक्त का निर्माण होता है हीमोपाइसिस कहलाती है। यह प्रक्रिया हीमोपाइसिस कहलाती है। लाल अस्थि मज्जा में यह प्रक्रिया होती है। यानी निर्माण कहाँ पर होता है? रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में। रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? हीमोपाइसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? हीमोपाइसिस कहलाती है। रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। पीएच मान 7.4 होता है, जो एक दुर्लभ क्षारीय प्रकृति का होता है। एक्यूरेट में 7.35 से 7.45 होता है। मनुष्य के शरीर के भार का 7.9% लगभग में 8% रक्त होता है। और स्वस्थ मानव शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। मनुष्य के शरीर में जो रक्त का निर्माण होता है वह लाल अस्थि मज्जा में होता है और यह प्रक्रिया हीमोपाइसिस कहलाती है। रक्त संगठन को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला प्लाज्मा, दूसरे नंबर पर रक्त कणिकाएं। अगर आयतन से देखा जाए तो प्लाज्मा 55% होता है और रक्त कणिकाएं 45%। प्लाज्मा 55%, रक्त कणिकाएं 45%। प्लाज्मा में 92% जल होता है। 7% प्रोटीन, वसा, खनिज लवण इत्यादि होते हैं और 1% में कार्बनिक अकार्बनिक तत्व होते हैं। मनुष्य के रक्त की जो क्षारीय प्रकृति होती है वो यही कार्बनिक अकार्बनिक तत्वों के कारण होती है। यानी मनुष्य में रक्त की प्रकृति क्षारीय क्यों होती है? उसमें उपस्थित प्लाज्मा में कार्बनिक अकार्बनिक तत्वों के आधार पर होती है। रक्त कणिकाओं को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा प्लेटलेट्स। आरबीसी लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, बिंबाणु। आरबीसी का इरिथ्रोसाइट नाम है, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट है, प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। आरबीसी रक्त कणिकाओं की 99% होती है। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट दोनों मिलाकर 1% होती है। आरबीसी कुल रक्त की 40% होती है लगभग कुल रक्त की। प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन पाया जाता है। प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन पाया जाता है। यह रुधिर का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो हम देखा संगठन को 2 भागों में प्लाज्मा, रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा
55% रक्त कणिकाएं 45%। प्लाज्मा में 92% जल होता है, 7% प्रोटीन, वसा, खनिज लवण इत्यादि होते हैं, 1% में कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो ही रुधिर को क्षारीय प्रकृति बनाते हैं। रक्त कणिकाएं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी 99% होती है रक्त कणिकाओं की, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स दोनों मिलाकर 1% होती है, और आरबीसी कुल रक्त की 40% होती है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनका निर्माण, तीनों का निर्माण, सबसे पहले निर्माण देखते हैं। इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा में, डब्ल्यूबीसी का भी लाल अस्थि मज्जा में होता है और प्लेटलेट्स का भी लाल अस्थि मज्जा में ही होता है। जीवन काल, इसका जीवन काल 120 दिन होता है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, और आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 10 से 15 दिन होता है, प्लेटलेट्स का 5 से 9 दिन होता है। 5 से 9 दिन, 10 से 15 दिन, 120 दिन। बात करते हैं केंद्रक की। इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है, डब्ल्यूबीसी में उपस्थित होता है, प्लेटलेट्स में ये कोशिका ही नहीं है, ये तो कोशिका का टुकड़ा है। प्लेटलेट्स में कोशिका नहीं, केवल क्या है, टुकड़ा है। इसमें आरबीसी में अनुपस्थित होता है, लेकिन अपवाद है ऊंट में, ऊंट, लामा व जिराफ, ये तीनों के आरबीसी के अंदर केंद्रक उपस्थित होता है। इनकी संख्या की बात करते हैं। इसमें जो संख्या है, आरबीसी की जो संख्या है 45 से 55 लाख होती है, डब्ल्यूबीसी की जो संख्या है 10,000 होती है, 10,000 होती है, और प्लेटलेट 1.5 लाख से 4.5 लाख के मध्य होती है। इसका जो कार्य है आरबीसी का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। डब्ल्यूबीसी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, और प्लेटलेट्स का रुधिर का थक्का बनाने में कार्य करते हैं। रक्त स्कंदन। आरबीसी लाल अस्थि मज्जा में निर्माण होता है, डब्ल्यूबीसी का भी लाल अस्थि मज्जा में होता है, प्लेटलेट्स का भी लाल अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, डब्ल्यूबीसी का 10 से 15 दिन होता है, प्लेटलेट्स का 5 से 9 दिन होता है। आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है, लेकिन अपवाद से ऊंट, लामा, जिराफ में केंद्रक उपस्थित होता है। डब्ल्यूबीसी के अंदर उपस्थित होता है, प्लेटलेट्स में कोशिका ही नहीं है, प्लेटलेट्स में ये कोशिका का टुकड़ा है। संख्या 45 से 55 लाख होती है आरबीसी की, डब्ल्यूबीसी की 10,000, प्लेटलेट्स 1.5 से 4.5 लाख। आरबीसी ऑक्सीजन का परिवहन करती है, डब्ल्यूबीसी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, प्लेटलेट स्कंदन करती है। आरबीसी के बारे में अध्ययन करते हैं। आरबीसी का निर्माण तो लाल अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन आरबीसी जब नष्ट होती है, आरबीसी नष्ट होने के बाद में पिल्हा या तिल्ली में नष्ट होती है, पिल्हा या तिल्ली में नष्ट होती है। प्रतिदिन समथिंग 30 लाख आरबीसी नष्ट होती है, प्रतिदिन समथिंग 30 लाख आरबीसी नष्ट होती है। नष्ट होकर ये पिल्हा में जाती है। पिल्हा या तिल्ली को शरीर का ब्लड बैंक भी कहते हैं, शरीर का रक्त बैंक
और आरबीसी नष्ट होने के बाद भी इसमें जाती है, इसलिए आरबीसी का कब्रिस्तान। आरबीसी का कब्रिस्तान। लौह तत्व, जो लौह तत्व होते हैं उनका भी जमाव इसी में होता है, लौह तत्व का जमाव, लौह तत्व का जमाव। और मलेरिया जब हो जाता है तो यह पिल्हा का आकार बढ़ जाता है। तो आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन नष्ट होने के बाद में पिल्हा या तिल्ली में जाती है और ये समथिंग 30 लाख रोज नष्ट होती है। पिल्हा को शरीर का ब्लड बैंक यानी रक्त बैंक भी कहते हैं और आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। लौह तत्व का जमाव भी इसी में होता है और इसके अंदर लौह तत्व का जमाव भी होता है। इसके अलावा मलेरिया जब हो जाता है तो इसका आकार बढ़ जाता है। सबसे बड़ी आरबीसी, बड़ी आरबीसी सबसे, और छोटी व बड़ी। छोटी कस्तूरी हिरण में होती है, छोटी कस्तूरी हिरण में, और सबसे बड़ी हाथी में पाई जाती है। तो सबसे बड़ी आरबीसी हाथी में, सबसे छोटी कस्तूरी हिरण में। सबसे बड़ी हाथी में, सबसे छोटी कस्तूरी हिरण में। इसका जो आकार होता है आरबीसी का उभयावतल होता है, द्वितल होता है, ऊपर ऐसे होता है, कोने पे से मोटा और बीच में से चिपटा हुआ होता है। तो आरबीसी सबसे बड़ी हाथी में, सबसे छोटी कस्तूरी हिरण में, आकार उभयावतल होता है। उभयावतल बोल दो या द्वितल बोल दो। आरबीसी की जो ये आरबीसी जो नष्ट होती है, आरबीसी नष्ट होती है, इस क्रिया को हीमोलाइसिस कहते हैं। आरबीसी का नष्ट होना, आरबीसी का नष्ट होना हीमोलाइसिस कहलाता है, हीमोलाइसिस कहलाता है। आरबीसी का नष्ट होना हीमोलाइसिस कहलाता है। आरबीसी की कमी व अधिकता से रोग, आरबीसी की कमी व अधिक, आरबीसी की अगर कमी होती है, आरबीसी की कमी होती है तो एनीमिया रोग होता है। एनीमिया होता है रक्ताल्पता। और अधिकता होने पर पॉलीसाइथेमिया रोग होता है। अधिकता होने पर पॉलीसाइथेमिया रोग होता है, पॉलीसाइथेमिया। और कमी होने पर एनीमिया रोग होता है। इसमें विटामिन B6, 9 व 12 की कमी से होता है और इसमें मलेरिया व कालाजार होने पर इनकी कमी आती है। अधिकता पॉलीसाइथेमिया, अधिकता या तो हम अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तब, या गर्भावस्था में लाल रुधिर कणिकाएं अधिक होती है, या तो गर्भावस्था में या ऊंचाई पर जाने पर लाल रुधिर कणिकाओं में अधिकता होती है और अधिकता होने पर पॉलीसाइथेमिया नामक रोग हो जाता है। अगर हम ऊंचाई पर जाते हैं, ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, अधिक हो जाती है। आरबीसी की संख्या अधिक हो जाती है और श्वसन दर अधिक हो जाती है। श्वसन दर अधिक हो जाती है। जो पेन होता है, पेन की स्याही बाहर आ जाती है। पेन की स्याही बाहर आ जाती है। गुब्बारे का आकार भी बढ़ जाता है। सांस लेने में भी तकलीफ होती है। वह नाक से भी खून आता है, नाक से खून आ जाता है। सांस लेने में भी तकलीफ होती है। ये वायु दाब घट जाती है क्योंकि वहां पर ऊंचाई पर वायु दाब कम हो जाता है। तो वायु दाब की कमी के कारण WBC का दूसरा नाम
ल्यूकोसाइट होता है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। डब्ल्यूबीसी में अगर कमी आ जाती है, डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी कब आती है? डब्ल्यूबीसी की संख्या में एड्स होने पर कमी आती है। किस पर आती है? एड्स होने पर। और आरबीसी में मलेरिया होने पर आती है। प्लेटलेट्स में डेंगू होने पर आती है। तो एड्स रोग में आरबीसी की कमियां हो जाती है, और आरबीसी की कमी होने पर कमी होती है, अधिक होते हैं, और एक अत्यधिक अधिक होती है। अत्यधिक यानी कुछ ज्यादा ही अधिक हो जाती है। तो इसकी कमी होने पर ल्यूकोपीनिया रोग होता है। कमी होने पर ल्यूकोपीनिया रोग होता है। और ल्यूकोसाइटोसिस अधिकता होने पर ल्यूकोसाइटोसिस हो जाता है। और अत्यधिक ही हो जाती है तो क्या होता है? रक्त कैंसर यानी ब्लड कैंसर हो जाता है। ब्लड कैंसर हो जाता है जिसे ल्यूकेमिया कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया कहते हैं। तो डब्ल्यूबीसी की कमी से ल्यूकेमिया हो जाता है, अधिकता से ल्यूकोसाइटोसिस होता है, और अत्यधिक अधिक होने से ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर हो जाता है। तो ये आरबीसी। और प्लेटलेट्स डेंगू में कमी आती है। जब डेंगू होता है तब कम होता है। रक्त समूह रुधिर वर्ग की खोज या जनक कार्ल लैंडस्टीनर थे। इन्होंने 1901 में रुधिर वर्ग के बारे में बताया था। रुधिर वर्ग को 4 वर्गों में विभाजित किया गया, ए बी ओ। इसे ABO पद्धति से बताते हैं। ए बी और ओ 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। और रुधिर का विभाजन एंटीजन के आधार पर किया जाता है। एंटीजन व एंटीबॉडी होते हैं, तो एंटीजन के आधार पर रुधिर का विभाजन होता है। एंटीजन और एक होते हैं एंटीबॉडी। एंटीजन के आधार पर रुधिर का ये एंटीजन होते हैं आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। एंटीजन आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। ये भी प्रोटीन होता है एक प्रकार का। ये एक प्रकार का जो ग्लाइकोप्रोटीन से बनते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन ये भी प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन से ही बनते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन। तो एंटीजन व एंटीबॉडी दोनों ग्लाइकोप्रोटीन से। एंटीजन ए एंटीजन बी, और ये एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी बी। इसे एंटी ए व एंटी बी से दर्शाते हैं। तो एंटीजन भी 2 प्रकार के होते हैं, एंटीबॉडी भी 2 प्रकार के होते हैं। रुधिर का विभाजन एंटीजन के आधार पर होता है। एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन से बढ़ते हैं। ये भी ग्लाइकोप्रोटीन से बढ़ते हैं। एंटीजन ए व एंटीजन बी, और एंटीबॉडी ए व एंटीबॉडी बी, जिसे एंटी ए और एंटी बी कहते हैं। रुधिर को 4 भागों में वर्गीकृत किया है, ए बी व ओ। ए बी ओ और ए बी। ओ जो रुधिर है, ओ रुधिर वर्ग वाला बी को भी दे सकता है, ए को भी दे सकता है, और ए बी को भी दे सकता है। ए रुधिर वर्ग वाला ए बी को भी दे सकता है। बी रुधिर वर्ग वाला ए बी को भी दे सकता है। ए रुधिर वर्ग वाला स्वयं को भी देता है। एक तो स्वयं से लेगा, दूसरा ओ से लेगा। बी वर्ग वाला एक तो स्वयं से लेगा, दूसरा ओ से लेगा। ए बी स्वयं से भी लेता है, ए से भी रुधिर वर्ग लेता है, ग्रहण करता है, और ओ से भी और बी से भी। तो सर्वग्राही ए बी रुधिर वर्ग, और सर्वदाता ओ रुधिर वर्ग को कहते हैं। तो सर्वग्राही
ए बी सर्वदाता ओ को कहते हैं। रुधिर वर्ग 4 भागों में तो डिवाइड है, लेकिन रुधिर को हम देखते हैं ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। सर्वदाता अगर हम बात करते हैं तो ओ नेगेटिव होता है, ओ नेगेटिव होता है, और सर्वग्राही ओ ए बी पॉजिटिव होता है। तो ओ नेगेटिव सर्वदाता होता है, क्योंकि ओ नेगेटिव सबको देता है, ओ पॉजिटिव से भी नहीं लेता है। रक्त समूह में एंटीजन एंटीबॉडी, रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी, ए बी और ओ, चारों प्रकार के रुधिर वर्ग। एंटीजन, सबसे पहले बात करते हैं हम एंटीजन की, तो एंटीजन ए में, एंटीजन बोले तो प्रतिजन और एंटीबॉडी बोले तो प्रतिरक्षक। अब एंटीजन ए में, एंटीजन ए में क्या होगा, ए में ए, बी में बी, बी में बी, एंटीजन बी में बी, और ए बी में ए व बी दोनों होगा, और ओ में अनुपस्थित होता है। देखो एंटीजन ए में ए, बी में बी, ए बी में ए व बी दोनों होते हैं, और ओ में नहीं होता, तो ओ किसी से रक्त ग्रहण नहीं कर सकता। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी ए के अंदर एंटीबॉडी बी होगी, ए होगी, बी में ए होगी, और ए बी में ए व बी दोनों नहीं होती है, क्योंकि ये किसी को भी रक्त नहीं देता, तो इसमें अनुपस्थित होती है, इसमें अनुपस्थित होती है, और ओ में ए व बी दोनों होती है। तो एंटीजन ए बी में एंटीजन ए व बी होता है, ए व बी एंटीबॉडी नहीं होती है, एंटीबॉडी ए व बी ओ रुधिर वर्ग में होती है। एंटीबॉडी रुधिर दान करते हैं, उसके लिए आवश्यकता होती है एंटीजन ग्रहण करने के लिए। समान एंटीजन वाला होता है, तो ए में ए एंटीजन बी एंटीबॉडी, बी में बी एंटीजन ए एंटीबॉडी, ए बी में ए बी ए व बी एंटीजन एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है, ओ में एंटीजन नहीं होता, एंटीबॉडी ए व बी दोनों होती है। आर एच कारक, आर एच कारक बोलते रिसस फैक्टर, आर एच कारक की खोज, इसकी खोज भी कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। वह इसके साथ में विनर भी था, कार्ल लैंडस्टीनर व विनर ने इसकी खोज की थी आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर की खोज मकाका में एक रिसस नामक बंदर के रक्त में की गई थी, रिसस नामक बंदर के रक्त में एक अलग प्रकार का फैक्टर पाया गया था, वह फैक्टर आरएच फैक्टर यानी रिसस नामक बंदर पे हुई थी, तो आरएच फैक्टर उसका नाम। इसे आजकल डी एंटीजन भी कहते हैं, आरएच कारक को आजकल डी एंटीजन भी कहते हैं। आरएच कारक जिन व्यक्तियों में आरएच फैक्टर उपस्थित होता है ये पाया जाता है आरएच पॉजिटिव कहलाता है, और जिनमें नहीं पाया जाता आरएच नेगेटिव कहलाता है। आरएच पॉजिटिव है, आरएच नेगेटिव। विश्व में आरएच पॉजिटिव 85% और भारत में 93% है। विश्व में 85% व भारत में 93% है। और विश्व में अगर बात की जाए तो सर्वाधिक रक्त समूह बी पॉजिटिव होता है। सर्वाधिक रक्त समूह विश्व में संसार में बात करते हैं तो बी पॉजिटिव होता है, और सबसे कम की बात करते हैं
निम्न की बात करते हैं तो O नेगेटिव होता है। तो RH कारक की खोज कार्ल एंड स्टीनर व विनर दोनों ने की थी। RH पॉजिटिव जिनके अंदर RH फैक्टर उपस्थित होता है वो RH पॉजिटिव, जिनमें नहीं होता है RH नेगेटिव कहलाता है। विश्व में 85% RH पॉजिटिव है, भारत में 93% है। सर्वाधिक अगर रक्त समूह वाले संसार में तो B पॉजिटिव और सबसे कम में O नेगेटिव है। RH कारक में अगर RH पॉजिटिव का विवाह RH नेगेटिव के साथ हो जाता है, अगर RH पॉजिटिव का विवाह RH नेगेटिव के साथ हो जाता है तो क्या होगा, उसकी प्रथम संतान तो पूर्ण हो जाएगी, प्रथम संतान तो सही हो जाएगी, लेकिन द्वितीय संतान गर्भावस्था में ही खत्म हो जाएगी। यानी RH पॉजिटिव का विवाह RH नेगेटिव से हो जाता है तो प्रथम संतान तो पूर्ण हो जाएगी, सही हो जाएगी, लेकिन द्वितीय संतान गर्भावस्था में ही खत्म हो जाएगी। इसके लिए इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहते हैं, गर्भ रक्ताणुपोरकता कहते हैं। इसके लिए प्रथम संतान होती है, जब प्रथम प्रसव के 24 घंटे के भीतर RH डी नामक एक इंजेक्शन एंटी डी इंजेक्शन दिया जाता है। वह 24 घंटे में ही उसे प्रसव के 24 घंटे में, प्रथम प्रसव के 24 घंटे में अगर इस इंजेक्शन को लगा देते हैं तो द्वितीय संतान भी पूर्ण हो जाती है। तो ये RH फैक्टर हुआ आपका। रक्त के जो प्रकार है, रक्त के प्रकार संतान को एक आनुवांशिकता यानी वंशानुगत के रूप में प्राप्त होती है, यानी माता पिता दोनों का ही योगदान होता है। यानी एक रक्त का प्रकार संतान में माता पिता दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ब्लड ग्रुप ए, बी, AB व O। तो A को हम A और O लिख सकते हैं, B को हम B O लिख सकते हैं, क्योंकि यह जोड़े से लिखना होता है। तो AB को A व B दोनों है और O को O लिखते हैं। इसको हमें IA व IO भी लिख सकते हैं, इसको IB और IO भी लिख सकते हैं, इसको IA IB लिख सकते हैं, इसको IO और IO लिख सकते हैं। तो आनुवांशिकता के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि अगर क्वेश्चन है, मानो कि अगर रुधिर वर्ग A, पिता का रुधिर वर्ग A है, पिता का रुधिर वर्ग A और माता का रुधिर वर्ग B है, तो संतान उत्पत्ति होगी, उसका रुधिर वर्ग संभावित क्या होगा, संतान की उत्पत्ति का संभावित क्या होगा। तो पिता का A, माता का B, इसको हम IAIO लिख सकते हैं, इसको IBIO लिख सकते हैं। IA को हमें B से करते हैं, A को हमें O से करते हैं, O को हमें B से कर सकते हैं और O को O से, IA और IB। तो IAIB, IA और IO, IO, IB और IO, IAIO, IBIO। IA को हमने IB से किया IAIB, IA को हमने IO से किया IAIO, IO को हमने B से करते हैं IOIB और B से O से O करते हैं IOI। तो इससे AB प्राप्त हुआ, इससे A प्राप्त हुआ, इससे B और इससे O, यानी संतान की A, B और ABO सभी की 25% और 25%। यानी अगर पिता का A और माता का B दोनों में से किसी का भी A व B दोनों है तो संतान उत्पत्ति चारों ही रुधिर वर्ग की
हो सकती है, संभावना ए बी और ओ सभी की 25-25% है। अगर हमें कहे कि पिता का रुधिर वर्ग बी व माता का ओ रुधिर वर्ग है, पिता का रुधिर वर्ग बी माता का ओ रुधिर वर्ग है, तो पिता का बी माता का ओ, आई बी और आई ओ, इसको आई ओ। पहले बी को हम करेंगे दोनों से, फिर ओ को हम दोनों से करेंगे, आई बी को आई ओ से किया, आई बी और आई ओ, आई बी को ओ से किया, आई बी और आई ओ को दो बार ओ को ओ से करते हैं तो आई ओ, तो निकल के क्या आता है बी और बी ओ, तो यानी बी 50% रुधिर वर्ग बी होने के चांस है और 50% रुधिर वर्ग ओ होने के चांस है। तो संतान की आनुवंशिकता या वंशानुगति का हम अध्ययन करते हैं तो ऐसे निकालेंगे इसको, एक तरफ पिता की एक तरफ माता की, तो रुधिर वर्ग की पहचान से भी संतान का पता चलता है कि माता पिता का रुधिर वर्ग ये है तो संतान यही होगी। अब इस क्वेश्चन में पूछे कि अगर पिता का बी और माता का ओ है तो संतान उत्पत्ति में रुधिर वर्ग नहीं होने की संभावित क्या होगी, तो रुधिर वर्ग ए की संभावना नहीं है, यहाँ रुधिर वर्ग ए की संभावना नहीं है और रुधिर वर्ग ए बी की भी संभावना नहीं है। तो हमने देखा कि माता पिता से कैसे संतान के रुधिर वर्ग की हम पहचान करते हैं। अब हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन लोह तत्व है, हीमोग्लोबिन वह वर्णक है जिसके कारण क्या रुधिर का रंग लाल होने में यह सहायक है, क्योंकि लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी, क्या आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है, हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है आरबीसी में। इसी के कारण ही क्या होती है, लाल रुधिर कणिकाओं का रंग लाल होता है और रक्त का रंग भी लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही ऑक्सीजन ऊतकों तक पहुंच पाती है और ऑक्सीजन यह हीमोग्लोबिन सर्वाधिक इसकी अभिक्रिया की बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ये अभिक्रिया करता है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ सर्वाधिक अभिक्रिया हीमोग्लोबिन से करता है, ऑक्सीजन से भी 200 गुना अधिक यह कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। अगर क्वेश्चन हो कि रुधिर का रंग लाल क्यों होता है, तो रुधिर का रंग लाल होने के भी 3 कारण है। अगर तीनों ऑप्शन में हो तो तीनों सही माने जाएंगे, पहला दूसरा तीसरा। पहला लोह तत्व, पहला क्वेश्चन आ जाए लोह तत्व, लोह तत्व Fe+2 यानी फेरस, क्या फेरस, लोह तत्व की उपस्थिति कारण। दूसरा हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। और तीसरा है आरबीसी के कारण, आरबीसी के कारण। अगर तीनों में से कोई एक आता है तो राइट है, तीनों आते हैं तो तीनों राइट है, तीनों के तीनों सही है, क्योंकि लोह तत्व है हीमोग्लोबिन के में होता है तो उसी के कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण भी रक्त का रंग लाल होता है और आरबीसी, क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन होती है तो इसी के कारण रक्त का रंग लाल होता है। और हीमोग्लोबिन स्वयं का रंग, अगर क्वेश्चन आए हीमोग्लोबिन का कौन सा रंग होता है तो हीमोग्लोबिन बैंगनी कलर की होता है, तो हीमोग्लोबिन का रंग बैंगनी होता है आरबीसी के कारण, हीमोग्लोबिन कारण और लोह तत्व के कारण। हीमोग्लोबिन महिला व पुरुष, हीमोग्लोबिन महिला पुरुष, महिला में यह 12 से 14 ग्राम प्रति किसमें 100 ml में लेते हैं, इसको प्रति 100 ml में लेते हैं 12 से 14, और पुरुष में बात करते हैं तो 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml में। अगर क्वेश्चन आता है कि हीमोग्लोबिन के, अगर हीमोग्लोबिन को कैसे या किस में मापते हैं तो ग्राम प्रति 100 ml में क्वेश्चन बनता है, हीमोग्लोबिन को ग्राम प्रति 100 ml में मापते हैं।
अगर हमें प्लाज्मा में से प्लाज्मा में से हम फाइब्रिनोजन को निकाल देते हैं, प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को निकाल देते हैं, प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को हम निकाल देते हैं तो क्या बचता है, जो बचता है उसे हम क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को निकाल देते हैं तो क्या बचता है, सीरम बचता है। अब हम रक्त की कुछ विशेष बिंदु पर अध्ययन कर रहे हैं, रक्त की कुछ एंटीजन व एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों की जो एंटीजन और व एंटीबॉडी दोनों की जो क्रिया होती है, दोनों की जो पारस्परिक क्रिया है उसे रक्त समूहीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, रक्त समूहीकरण कहते हैं। रक्त समूहीकरण, एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों की पारस्परिक जो क्रिया होती है उसे कहते हैं। पर एंटीजन व एंटीबॉडी का जो अध्ययन है सीरोलॉजी कहलाता है। एंटीजन व एंटीबॉडी का अध्ययन सीरोलॉजी कहलाता है। एंटीजन व एंटीबॉडी का अध्ययन सीरोलॉजी कहलाता है। रक्त वाहिका जो होती है उसके अंदर रक्त का थक्का बनने से जो मनुष्य में रक्त का थक्का बनने से जो रोकती है प्रतिस्कंदन, रक्त का थक्का बनाना स्कंदन कहलाता है। रक्त का थक्का बनाने से रोकने को प्रतिस्कंदन कहते हैं, वो हिपेरिन होता है। हिपेरिन के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो रक्त वाहिका जो होती है उनमें हिपेरिन पाया जाता है जिसके कारण रक्त का थक्का नहीं जमता, यानी रक्त नहीं जमता है। और रक्त को ब्लड बैंक में हमें 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं। रक्त को फ्रीज में 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रखते हैं और रक्त को अधिकतम 42 दिन तक हम रक्त को ब्लड बैंक में रख सकते हैं और सामान्यतः 21 दिन तक हम रक्त को ब्लड बैंक में रख सकते हैं। और प्लेटलेट्स को 7 दिन तक हम रख सकते हैं। और रक्त में से अगर हम प्लाज्मा को निकाल देते हैं, प्लाज्मा फेरेसिस कहलाता है। यह क्रिया प्लाज्मा फेरेसिस कहलाती है। ये हमारे रक्त का अध्ययन हमने जो आज पढ़ा। और अब इससे आगे नेक्स्ट क्लास में हमें पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे और पीएच स्केल के अलावा अम्ल व क्षार दोनों का उसके अंदर अध्ययन करेंगे। तो धन्यवाद, मैं धीरज शर्मा। आज आपने जो रक्त पढ़ा इसके बारे में आज पढ़ना और मुझे कमेंट में बताना कैसा रहा। कृपया आप सभी शर्मा एजुकेशन धीरज शर्मा इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट आपको सभी सब्जेक्टों की क्लास भी अलग अलग टीचरों के द्वारा आपको मिलेगी। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।